हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भूक्षरण। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न भी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, भूक्षरण निम्न शक्तियों यानी कि कारकों द्वारा होता है। तो इसका सही है उपरोक्त सभी, यानी कि इसका क यानी हवा, ख ठीक है, वर्षा, ग बर्फ और ठीक है हवा, ये जो है ये सब सही है, इसीलिए पहला का घ नंबर सही है, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं प्रश्न। दूसरा है, भूक्षरण से तात्पर्य है। तो इसका क नंबर सही है, भूमि के कणों का अपने स्थान से हटना एवं दूसरे स्थान पर इकट्ठा होना। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। वायु भूक्षरण निम्न कारकों द्वारा होता है, जिसमें ग नंबर सही है, वायु द्वारा। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। बीहड़, जिसे हम लोग रेवायन भी कहते हैं, निम्न स्थानों पर पाया जाता है। तो इसका क नंबर उत्तर सही है, ठीक है, नदी एवं नालों के किनारे व आसपास। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। मृदा संरक्षण का अर्थ है, जिसमें क नंबर सही है, मृदा को क्षरण से बचाना। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित कथनों में सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो इसमें पहला देखते हैं प्रश्न, भूक्षरण का अर्थ मिट्टी को खोदने अन्यंत्र ले जाना है, यह सही है। दूसरा देखते हैं, भूक्षरण से खेत की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, ये भी सही है। तीसरा, वायु क्षरण अधिकतर शुष्क एवं रेतीले क्षेत्रों में होती है, ये भी सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। 1 हेक्टेयर खेत से औसतन 50 टन मिट्टी प्रतिवर्ष बह जाती है, ये जो है गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है, ढालू खेतों से भूक्षरण होता है। तो रिक्त देखिए ब्रैकेट में दिया है अधिक या कम, तो इसका सही हो जाएगा अधिक, यानी रिक्त स्थान पे भरेंगे अधिक। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। सबसे अधिक भूक्षरण से होता है, तो ब्रैकेट में दिया है जल या बर्फ, तो इसका हम लोग रिक्त स्थान पे भरेंगे जल, ठीक है। आगे देखते हैं 3 नंबर। त्वरित क्षरण द्वारा होता है, तो ब्रैकेट में दिया है प्रकृति और मानव, तो इसका रिक्त स्थान पे भरेंगे मानव। अगला देखते हैं, अगला है भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ठीक है, क्षेत्रों में होता है। तो किस क्षेत्रों में होता है, देखिए ब्रैकेट में दिया है पहाड़ी और या मैदानी क्षेत्र, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे पहाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मृदा सतह की 1 इंच ऊपरी परत बनाने में प्रकृति को, देखिए यहाँ से इतने से, यानी कि यहाँ रिक्त स्थान है, वर्ष लगते हैं, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे, ठीक है, 300 से 100 वर्ष। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 4 नंबर। निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। स्तंभ क को स्तंभ ख से हम लोगों ने इसमें मिला दिया है, आप लोगों की किताब में इधर उधर दिया होगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ और आप लोग मिला लीजिएगा। जलीय क्षरण, इसको आप लोग मिलाइएगा, जल द्वारा मिट्टी के कणों का बहना। और अगला है वायु क्षरण, इसको आप लोग मिलाएंगे, वायु द्वारा मिट्टी के कणों का उड़ना। त्वरित क्षरण, इसको हम मिला देंगे, मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा क्षरण। चौथा है प्राकृतिक क्षरण, इसको हम लोग मिला देंगे, प्रकृति द्वारा क्षरण। अगला देखते हैं प्रश्न 5वां का पहला प्रश्न है, खेत से पानी बहने के बाद खेत में अंगुलियों जैसी संरचना कैसे बनती है। तो इसका उत्तर है, बरसात के दिनों में ढालू भूमि में मिट्टी पानी के साथ बहकर उंगलियों जैसी संरचना बनाती है। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। वर्षा की बूंद का क्षरण कैसे होता है। तो इसका उत्तर है, वर्षा की बूंद भूमि के कणों को 1 मीटर ऊंचा एवं 1 मीटर दूर तक उछाल देती है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। बालू के टीले, जिसे हम लोग सैंडड्यून कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है, बालू के टीले
तेज हवा के कारण रेतीली भूमि को उड़ाने से बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। पानी के साथ मिट्टी बहकर कहाँ चली जाती है, इसका प्रभाव क्या होता है? तो इसका उत्तर है पानी के साथ मिट्टी की ऊपरी परत बहकर नदी, नालों एवं समुद्र में चली जाती है, जिससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और खेत की ऊपरी शक्ति घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। ढालू खेतों में फसलों का उत्पादन कम क्यों होता है? इसका उत्तर है ढालू खेतों में भूक्षरण अधिक होने से उनकी उपजाऊ क्षमता घटती रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। बरसात के दिनों में मटमैले एवं गदेले पानी के अंदर क्या होता है? तो इसका उत्तर है मटमैले एवं गदेले पानी में खेत की मृदा के पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 7 नंबर है प्रश्न। पुराने पेड़ों की जड़ें मिट्टी के ऊपर दिखाई देती हैं, इसका कारण बताइए। इसका उत्तर है बरसात के दिनों में जलीय भूक्षरण के कारण पुराने पेड़ के जड़ों की मिट्टी बह जाने से जड़ें दिखाई देने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। खेत को समतल एवं मेड़बंदी करने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है खेत को समतल करके उसके चारों तरफ मेड़बंदी करने से खेत का पानी बहकर नहीं जाता है और भूक्षरण नहीं होता है। अगला देखते हैं प्रश्न 9 नंबर। ढालू भूमि में किस विधि से खेती करते हैं? इसका उत्तर है ढाल के विपरीत जुताई करके सीढ़ीदार खेती करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। पहाड़ी पर किस प्रकार की खेती करते हैं? तो इसका उत्तर है पहाड़ी पर सीढ़ीदार खेती करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे किस तरह से मृदा संरक्षण में सहायक होती हैं? इसका उत्तर है वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे व घोंस आदि लगने से भूमि कटाव कम होती है और पानी धीरे धीरे बहता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर। ढालू भूमि में ढाल के विपरीत खेती करने से क्या लाभ है? इसका उत्तर है मृदा संरक्षण हेतु कृषि कार्य जैसे जुताई, गुड़ाई, बुआई सदैव ढाल के विपरीत दिशा में करते हैं, जिससे पानी खेतों में रुक जाता है और खेती करने में आसानी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। सीढ़ीदार खेती से क्या समझते हैं? इसका उत्तर है सीढ़ीदार खेती अधिक ढालू एवं पहाड़ों पर ढाल के विपरीत सीढ़ी नुमा संरचना बनाकर खेती करते हैं, इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 नंबर। पशुओं द्वारा अनियमित चराई करने से मृदा संरक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है पशुओं द्वारा अनियमित चराई से मृदा संरक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पशुओं के खुरों से मृदा कटकर पानी के साथ बहती है, जिससे मृदा क्षरण अधिक होती है। अगला देखते हैं प्रश्न 15 नंबर। खेत व नालों से बहते हुए पानी को रोकने हेतु कौन सी संरचना बनाते हैं? इसका उत्तर है खेत व नालों से बहते हुए पानी को रोकने के लिए रोक बांध यानी कि चेक डैम बनाना पड़ता है, जिससे भूक्षरण पर रोक लगती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। वो जितने भी प्रश्न थे वो प्रश्न 5 के थे। अब प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। भूक्षरण की परिभाषा दीजिए। जलीय भूक्षरण के प्रकारों को वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है भूक्षरण की परिभाषा भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने व दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। बरसात में जल के द्वारा होने वाले भूक्षरण को जलीय भूक्षरण कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है। आइए उन प्रकारों को देखते हैं। पहला है वर्षा बूंद क्षरण, दूसरा है परत भूक्षरण, तीसरा है अल्पसरिता भूक्षरण और चौथा है खड्ड या अनालिका। आइए 5वां देखते हैं। 5वां है बियड़ भूक्षरण,
ठीक है। छठवां है नदी तट भूक्षरण, सातवां है समुद्र तट भूक्षरण और आठवां है हिमनद भूक्षरण। आइए अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है भूस्खलन भूक्षरण, जो पहाड़ों पर चट्टानों के खिसकाने से होता है, जिससे नीचे के खेत सड़कें व बस्तियां दब जाती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। वायु क्षरण से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है वायु भूक्षरण। ठीक है, वायु भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका वर्णन देखते हैं। जब भूमि का कटाव वायु द्वारा होता है तो उसे वायु भूक्षरण कहते हैं। यह कम वर्षा व शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में होता है, जहां आमतौर पर तेज हवाएं चलती हैं और भूमि पर वनस्पतियों का आवरण नहीं होता है। आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति में मृदा के छोटे छोटे कण हवा के साथ अपने स्थान से हटकर कई किलोमीटर दूर उड़कर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी खेतों में जमा होकर फसलें बर्बाद कर देते हैं। रेतीली भूमि में तेज हवा के कारण कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं, जो वायु वेग के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। प्राकृतिक एवं त्वरित भूक्षरण उदाहरण सहित समझाइए, जिसमें इसका पहला है प्राकृतिक भूक्षरण। तो आइए प्राकृतिक भूक्षरण में देखते हैं। प्राकृतिक भूक्षरण प्रकृति द्वारा होता है। इसकी गति धीमी व विनाश रहित होती है। इससे जितनी मिट्टी बनती है उतना ही कटाव होता है, जिससे संतुलन बना रहता है। इससे भूपटल पर पठार, मैदान, घाटियां और विभिन्न प्रकार की मिट्टियां बनती हैं। अगला देखते हैं त्वरित भूक्षरण। चारागाहों में उगी घास की अनियमित चराई, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि से भू सतह पर स्थिति वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण त्वरित भूक्षरण होता है। मानव इसके लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। भूक्षरण किन किन कारकों द्वारा होता है, वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं भूक्षरण के कारक। भूक्षरण की क्रिया वर्षा या वायु का मृदा से संपर्क होते ही प्रारंभ होती है। जैसे जैसे वर्षा या वायु वेग घटता बढ़ता है, वैसे वैसे भूक्षरण का रूप और प्रकार बदलता रहता है। भूक्षरण मुख्य रूप से 2 कारकों द्वारा होता है। जल एवं वायु के द्वारा होने वाले भूक्षरण को क्रमशः जलीय भूक्षरण एवं वायु भूक्षरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। भूक्षरण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं भूक्षरण से होने वाली हानियाँ। पहला है नदी नालों व समुद्रों में मिट्टी जमा होने से वे उथले हो रहे हैं। दूसरा है इससे पृथ्वी के अधिकांश भूभाग डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगला देखते हैं 3 नंबर। बाढ़ एवं पर्यावरण समस्या बढ़ती जा रही है। चौथा है घन जन और स्वास्थ्य की हानि हो रही है। अगला है भूक्षरण के कारण पृथ्वी की उर्वरा शक्ति एवं उत्पादन क्षमता घट रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करती है। अगला देखते हैं प्रश्न 11 नंबर। मृदा संरक्षण की परिभाषा एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं मृदा संरक्षण। मृदा की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए हमें उचित मृदा संरक्षण विधियों अपनाना आवश्यक है। यदि भूमि पर घास वनस्पतियां नहीं हैं तो भूक्षरण अधिक होता है, जिससे नदी नालों में मिट्टी जमा होने से उनकी जल धारण क्षमता घटती है और बाढ़ का कारण बनती है। मृदा कटाव रोकने की प्रक्रिया को ही मृदा संरक्षण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।